बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कहते हैं फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने को। तो आपको डेली एक्टिविटीज़ के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए मुसलसल एनर्जी की सप्लाई चाहिए होती है। हमने बात की थी लाइफ की डेफिनेशन में कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब ये एनर्जी एक्चुअली रेस्पायरेशन जिन रिएक्शंस के ज़रिए से आती है उन रिएक्शंस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन तमाम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई सिस्टम लगा हुआ होगा जो फूड से या किसी मॉलिक्यूल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है और उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तोड़कर उससे एनर्जी निकाली जाती है जिसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब रेस्पायरेशन का वर्ड दो मानों में अमूमन इस्तेमाल होता है और पेपर में बार बार पूछा जाता है। एक कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन पुरानी किताब पिछली क्लासेस में जब आपने पढ़ा होगा तो उससे मुराद है सांस लेना, आपने सुना हुआ होगा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी रेस्पायरेशन कहते हैं, लेकिन सेलुलर रेस्पायरेशन से मुराद है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन, यानी कि फूड को तोड़ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ना और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, और ये प्रोसेस सेल के अंदर होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ज़रा डिफरेंट है। रेस्पायरेशन दो तरह से हो सकती है, एरोबिक रेस्पायरेशन भी होती है और एनारोबिक रेस्पायरेशन भी होती है। ग्लूकोज तकरीबन जितने भी सेल्स हमने अब तक देखे हैं सब के अंदर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एक्चुअली ग्लूकोज है। तमाम तरह के सेल्स ग्लूकोज को लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे कि ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है। अमूमन सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है। दो अल्फाज का मजमुआ है, ग्लाइको शुगर के लिए है, लाइसिस तोड़ने के लिए है। ग्लाइकोलिसिस शुगर की ब्रेकडाउन को कहते हैं। तो शुगर का मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और नतीजे में अल्टीमेटली घूम फिर के पायरूविक एसिड बनता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस तमाम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तमाम किस्म के सेल्स के अंदर होगा। तो उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो पहले अव्वलीन सेल्स दुनिया में बने थे उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस की एबिलिटी आ गई थी, और फिर उनसे आगे जितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, एनिमल्स के मुख्तलिफ ग्रुप बने, फंजाई के बने, प्लांट्स के बने, वो एंसेस्टर के अंदर एबिलिटी मौजूद थी, अर्ली एंसेस्टर के अंदर 3.5 अरब साल पहले। तो बाद में जितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनसे बने, फंजाई बने, प्लांट्स बने, एनिमल्स बने, सब के अंदर वो एबिलिटी आज भी मौजूद है। जनरल रिएक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है, C6H12O6 होता है और NAD के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके नतीजे में NADH2 बनता है, पायरूविक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। पायरूविक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। तो दूसरा स्टेप उसके बाद डिफरेंट हो सकता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस किस्म का है या सेल किस किस्म का है और वो सेल कैसी एनवायरनमेंट में, कैसी कंडीशन में रह रहा है, उसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। उसके हिसाब से पायरूविक एसिड का आगे प्रोसेस मुख्तलिफ हो सकता है। तो 3 पॉसिबल पाथवेज। अब पायरूविक एसिड जो बन गया सेल के अंदर, NADH2 बन गए, NADH2 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बाद में ATP प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो पायरूविक एसिड बना है उसको सेल से बाहर फेंकना पड़ेगा किसी ना किसी तरह, और वो आसानी से जान छोड़ता भी नहीं है। तो उसको फिर लिफाफे में पैक करना पड़ता है, जैसे आप अपना कूड़ा डेली का घर का वो लिफाफे में पैक करके बाहर फेंकते हैं, तो इसी तरह उस पायरूविक एसिड को पैक करना पड़ता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और फिर आप उसे बाहर फेंक सकते हैं। तो 3 तरीके हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं उसको और फिर बाहर फेंकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स या सेल्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं कि उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसे बाहर फेंकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पायरेशन में उसको ले जाते हैं, उससे मजीद एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्मेंटेशन कहते हैं जो ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी उसको। फर्मेंटेशन के दौरान कोई खास एनर्जी रिलीज नहीं होती, यानी कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन आप उसकी पूरी एनर्जी ना निकालें, उसमें से थोड़ी सी एनर्जी निकाल लें, बाकी सारी एनर्जी ज़ाया कर दें, और मतलब आपने
जनाब आप आलू बना रहे थे तो आपने आधे आधे आलू छीलने के चक्कर में ही काट के बाहर फेंक दिए और वो कूड़े में आप बाहर घर से बाहर फेंक दें। तो ये वो वाला काम करते हैं कि वो ज्यादातर हिस्सा जाया कर देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होती। उसके मुकाबले में एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है फूड का, यानी कि वो कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स हैं, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं या कार्बन के साथ बॉन्ड्स हैं, उन एक एक बॉन्ड को तोड़ा जाता है, उस बॉन्ड में स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज किया जाता है, उसके जगह पे ऑक्सीजन लगा दी जाती है। नतीजा ये निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन के बदले में वाटर बनता है और वो दोनों कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जितनी एनर्जी उनमें से निकल सकती थी मुकम्मल तौर पे निकल जाती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऐसी फर्मेंटेशन या ग्लूकोज की इस तरह से ब्रेक डाउन के उसमें से अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। प्रिमिटिव किस्म के सेल्स में होती है, यानी कि बहुत पुराने जो अवलीन सेल्स थे, बैक्टीरिया वगैरह, उनके पास ही ये एबिलिटी आ गई थी। लेकिन कुछ नए किस्म के सेल्स, मसलन यीस्ट जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर भी एबिलिटी मौजूद है, वो पायरुवेट को अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में। तो यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन दिखाया हुआ है कि ये आपका पायरुविक एसिड है, दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के टूटने से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, यानी कि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, यहाँ पर एक पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन है, तो ये 2 होंगे, तो एक ग्लूकोज से 2 बने हैं। तो ये जनाब इनके ऊपर NADH2 अटैक करता है और इसकी रिडक्शन करता है, नतीजे में C2H5OH कौन सा अल्कोहल है? एथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो वो पायरुवेट कन्वर्ट हो गया एथेनॉल में, NAD बने इसके टूटने से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जो एक एक कार्बन यहां से निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हुई, तो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अभी ये देखें तो 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और हर एक के साथ HH भी लगा हुआ है, तो मजीद इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, लेकिन उसने नहीं की, उसने बस इतने ही पैक करके इसको बाहर फेंक दिया है, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ग्लाइकोलिसिस हुई, नतीजे में पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ATP बनेंगे, NADH2 बनेंगे इस प्रोसेस के दौरान। अब ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, कुछ NAD यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएंगे और 3 कार्बन वाला कंपाउंड कन्वर्ट होगा 2 कार्बन वाले कंपाउंड में और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में रिलीज होगी। ये बाज बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह में प्रोसेस होता है। इसके मुकाबले में दूसरी तरह की फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बाज तरह के बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, आपके मसल्स के अंदर भी हो सकती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी हो सकती है। एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज के नतीजे में होती है, यानी कि आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की, इतनी एक्सरसाइज की जितनी आपको करने की आदत नहीं है, तो ऐसी सूरत में होगी। अब इसमें होता क्या है कि आपको मसलन आप दही लेने गए थे रात को और अचानक कुत्ता पीछे पड़ गया, तो आपको काफी तेज और काफी दूर तक भागना पड़ा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपको भागने की आदत नहीं है, आपके मसल्स ने ऑक्सीजन स्टोर नहीं की हुई थी। अब उससे क्या होगा कि अब जब वो मसल्स, उन्होंने ग्लूकोज थोड़ी बहुत स्टोर की हुई थी या आपके ब्लड में ग्लूकोज है, तो वो ब्लड से ग्लूकोज उनको मिल गई और उस ग्लूकोज को उन्होंने तोड़ा, जल्दी जल्दी उसमें से हबड़ तबड़ जितनी एनर्जी निकाल सकते थे निकाले और उसकी वजह से आपने दौड़ लगा ली। लेकिन उस दौरान में अब आपका सांस चढ़ा हुआ है, आपको उस तरह से एक्सरसाइज की आदत नहीं है, आपको ऑक्सीजन स्टोर करने की या मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने की आदत नहीं है, तो नतीजा ये निकलेगा कि मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जो ग्लूकोज टूटा है वो अधपचद्दा बस टूटेगा, मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट नहीं होगा और इस वजह से उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा लैक्टिक एसिड में, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट के ऊपर उसी तरह NADH2 एक्ट करेगा, एंजाइम डिफरेंट होगा और उस डिफरेंट एंजाइम की वजह से एथेनॉल बनने के बजाय लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड का फार्मूला ये है C3H6O3 और NAD बनेंगे जो जाया हो जाएंगे, मतलब कि ये NADH2 कन्वर्ट हो गए। NAD में बेसिकली उसने अपना हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर 3 कार्बन थे, 3 ऑक्सीजन थे, 4 हाइड्रोजन थे, तो NADH2 ने अपने हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिए तो 6 H हो गए हैं, तो इसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। और इसके नतीजे में आपको फिर मसल्स में दर्द महसूस होता है बाद में, जब आप घर जाके सुकून करते हैं रात को
क्योंकि आपको भागना पड़ा था, या आपको वो बाइक पंक्चर की हुई बाइक घसीटनी पड़ी 1-2 किलोमीटर तक, या पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो घसीटनी पड़ी, तो वो जो आपने एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की है तो उसके नतीजे में आपके मसल्स में रात को जो दर्द होता है वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लड इसको लेकर जाता है, लिवर को देता है, लिवर इसको फर्दर तोड़ता है। तो इन दोनों प्रोसेसेस के दौरान बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि टोटल एनर्जी जो उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में थी उसका सिर्फ 2% इस्तेमाल होता है। 98% एनर्जी ज़ाया कर दी जाती है पायरुविक एसिड की फॉर्म में या एथेनॉल की फॉर्म में। दोनों अभी भी हाई एनर्जी कंपाउंड, सॉरी पायरुविक एसिड कह रहा हूँ, लैक्टिक एसिड की फॉर्म में या एथेनॉल की फॉर्म में, दोनों हाई एनर्जी कंपाउंड हैं, इनसे एनर्जी अभी भी निकाली जा सकती थी।